हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को फिनिश किया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। देखो, कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस को डिटेल में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स की हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंडिकेटर इज़ अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। ये कह रहा है कि एक इंडिकेटर जो होता है, एक डाई होता है, वो अपने कलर चेंज करता है जब उसको एसिड और बेस में डालते हैं, और उससे जिस सब्सटेंस को हम टेस्ट कर रहे होते हैं उसका नेचर को हमें बताता है कि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, उसका नेचर कैसा है। ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं हमें उसके नेचर के बारे में बताते हैं कि उसका नेचर कैसा है, कि एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है। तो हमें ये इंडिकेटर्स बताते हैं। आपने लेबोरेटरीज़ में आप कभी गए हो तो आपने लेबोरेटरीज़ में देखा होगा, बहुत कॉमन है कि लेबोरेटरीज़ में आपको लिटमस इंडिकेटर होता है, मिल जाता है, या तो वो पेपर की फॉर्म में मिलता है या फिर लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में लेबोरेटरीज़ में प्रेजेंट होता है, जो कि मोस्ट कॉमन है, देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के टाइप्स पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर में 4 तरह के इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। लेकिन फ़िलहाल अभी हम 3 ही टाइप के इंडिकेटर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो 4th टाइप है वो हम चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो हम 3 तरह के इंडिकेटर्स अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जिसे प्राकृतिक इंडिकेटर्स बोलते हैं, जिसमें पहला आ जाता है लिटमस, ठीक है। लिटमस इंडिकेटर कहाँ से मिलता है? एक प्लांट होता है लाइकेन, जिसके थैलेफाइटस इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस को। और लिटमस 2 तरह का होता है, देखो, एक होता है रेड लिटमस, दूसरा होता है ब्लू लिटमस। इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो पर्पल होता है। अब देखिए, हमारे पास 2 लिटमस पेपर हैं, एक रेड लिटमस है और दूसरा ब्लू लिटमस है। अगर उसको हम एसिड के साथ टेस्ट करते हैं तो जो रेड लिटमस है वो क्या होता है, रेड का रेड ही रहता है, और जो ब्लू लिटमस है वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जब एसिड के साथ। और जब बेस के साथ इसको टेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू का ब्लू ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये होता है पहला नेचुरल इंडिकेटर है जो है लिटमस, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा होता है नेचुरल इंडिकेटर, इसे टर्मरिक बोलते हैं, इसे हल्दी बोलते हैं। हम डेली लाइफ में देखते हैं हल्दी को। हल्दी का क्या होता है, देखो, जब ये एसिड की कांटेक्ट में आता है, एसिड के साथ टेस्ट करते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब इसको बेस के साथ हम टेस्ट करते हैं तो इसका कलर रेडिश सा हो जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें हम, कभी आपने देखा होगा खाना खाते हुए आपने वाइट टी-शर्ट पहनी है, उस पर आपकी सब्जी गिर जाती है, हल्दी वाली सब्जी, और उसको आप साबुन से धो देते हैं, तो उसमें देखिए वहाँ पे जहाँ पे सब्जी गिरी होती है वहाँ रेडिश सा हो जाता है, क्योंकि जो हमारा सोप होता है उसमें बेस प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वो रेडिश हो जाता है। तो जब इसको बेस के साथ टेस्ट करते हैं तो कैसा रेडिश कलर देता है, ठीक है। तो दूसरा नेचुरल इंडिकेटर हो गया टर्मरिक, और तीसरा है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट क्या होता है भाई, रेड कैबेज जूस भी बोलते हैं इसको क्या करते हैं, देखो, इसका कलर होता है पर्पल, ठीक है। लेकिन जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, एसिड का टेस्ट होता है तो इसका कलर हो जाता है रेड, ठीक है। लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है, बेस के साथ टेस्ट करते हैं, इसका कलर हो जाता है ग्रीनिश, ठीक है। तो इस तरह से आप नेचुरल इंडिकेटर्स को समझ सकते हैं कि कैसे इंडिकेशन करते हैं एसिड और बेस को। और दूसरा हमारे पास इंडिकेटर होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में सबसे पहले आता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है वो ऑरेंज ही होता है, लेकिन जब उसको एसिड के साथ टेस्ट करते हैं तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और सेम उसको बेस के साथ अगर टेस्ट करते हैं तो उसका कलर येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें इंडिकेशन देता है किसी भी एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो। और दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है फिनोल्फथैलिन। फिनोल्फथैलिन जो होता है कलरलेस इंडिकेटर होता है। जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये कलरलेस ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता इसमें, लेकिन जब ये बेस की कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है। तो इस तरह से हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स को समझ सकते हैं, 2 तरह के जो होते हैं। अब तीसरा इंडिकेटर जो है वो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब किसी की स्मेल से पता इंडिकेट करता हो चीज़ों को कि उसकी स्मेल में चेंज आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसे कि एसिडिक, अगर हम ऑल्फैक्टरी
फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो उसमें दो इंडिकेटर्स आते हैं। पहला होता है अनियन, दूसरा होता है वनीला। अनियन जो होता है जब वो एसिड की कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जब वो बेस की कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी जो स्मेल है चेंज हो जाती है, उसकी स्मेल वनिश हो जाती है, ख़राब हो जाती है। सेम चीज़ वनीला के साथ भी होता है, जब वो एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी स्मेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो बेस की कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी जो स्मेल है ख़राब हो जाती है, वनिश हो जाती है उसकी स्मेल। तो इससे वो हमें इंडिकेशन देती है कि वो जो चीज़ हम जिसके साथ टेस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक उसका नेचर है कि बेसिक नेचर है। तो इस तरह से हम इंडिकेटर्स को पढ़ रहे हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। देखो एसिड की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो एसिड होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके एग्जांपल जैसे हो गए सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो वीक एसिड्स होते हैं उसके एग्जांपल हो गए फॉर्मिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स। जो ऐसे एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। लेकिन ये वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, आगे इस चीज़ को हम रिलेट कर पाएँ ताकि चीज़ों को, तो कि दो तरह के एसिड्स होते हैं। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि एसिड दो टर्म्स और होती हैं, एक होता है डिल्यूट एसिड, दूसरा होता है कंसनट्रेटेड एसिड। डिल्यूट एसिड का मतलब ये होता है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कुछ ही थोड़ी क्वान्टिटी में उसमें एसिड होता है, तो उसको बोलते हैं डिल्यूट एसिड। और कंसनट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा रेयरली बहुत कम होती है, मतलब कि बहुत ही कम होती है। तो आपने देखा होगा लेबोरेटरीज वगैरह में बहुत प्रिकॉशंस के साथ जो कंसनट्रेटेड एसिड है रखा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस होता है, टच कर दें तो हमारी स्किन को बर्न कर देता है। तो इस तरह से हमने ये भी समझ लिया डिल्यूट एसिड क्या होता है और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, जिसमें से पहला है कि प्रॉपर्टीज जो एसिड की हम पढ़ते हैं इसमें सबसे पहला है कि जो एसिड होता है उसका जो टेस्ट होता है खट्टा होता है, सॉर इन टेस्ट होता है, ठीक है, वो खट्टा होता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ है कि वो जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं जब उसको हम एसिड के साथ टेस्ट करते हैं, तो ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। तीसरी प्रॉपर्टीज़ है कि जो एसिड है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉल्यूशंस में। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन क्यों कंडक्ट करता है इसको डिटेल में हम अगले पॉइंट्स में से रिलेट करेंगे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो मतलब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। आप जब भी ऑब्जर्व करेंगे एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो मतलब ये कॉमन चीज़ है, जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलनी ही निकलनी है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे जिंक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और हमें देता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ जिंक देखोगे आप, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा है, उसकी जगह खुद ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जगह खुद ले ली और उसके बाद क्या किया, यही हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस बन के यहाँ पे निकलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको कैसे पता लगता है, कैसे डिटेक्ट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कोई एक्सपेरिमेंट बताओ, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से बताते हैं, देखो एक टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर HCl है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी एसिड ले लो, मान लो जिंक ग्रेन्यूल उसमें हम डाल देते हैं, ठीक है। तो उसमें बबल्स जो निकलते हैं उसको एक सोपी सॉल्यूशंस लेते हैं, उससे पास आउट करवाते हैं। जब उससे पास आउट करवाते हैं तो क्या होता है कि जो बबल्स निकलते हैं उसके पास हम कैंडल ले जाते हैं और कैंडल जब उसके पास ले जाते हैं तो पॉपअप का साउंड आता है, जिससे जो पॉपअप का साउंड है उसी से हम डिटेक्ट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को, कई बार क्वेश्चन 1-2 मार्क्स में आ जाता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि देखो जो भी एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि दही हो गया, फिर कोई भी खट्टी चीज़ जो होती है उसको क्या करते हैं, जो मेटल के बर्तन होते हैं जैसे ब्रास के, कॉपर के बर्तन हो गए, उसमें नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि जो एसिड होता है, खट्टी चीज़ें होती हैं, उनका एसिडिक बिहेवियर होता है, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और एक
पॉइजनस कंपाउंड बना देते हैं। पॉइजनस कंपाउंड बनाने का मतलब ये है कि जो उसमें फूड होगा उसमें भी फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और देखो इसका हम 5th कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि एसिड है कोरोसिव नेचर। जो एसिड होता है उसका कोरोसिव नेचर होता है, वो चीज़ों को, जो मेटल वगैरह की चीज़ें होती हैं उनको ख़राब कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, हमने पिछले में पढ़ा था कि कोरोजन क्या होता है, कि यही चीज़ होती है कि वो कोरोड करता चीज़ों को, जंग लगा देता है। जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि जो एसिडिक चीज़ें होती हैं उन्हें मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका ख़राब कर देती हैं। तो जब भी आपने लेबोरेटरीज वगैरह में देखा होगा एसिड को स्टोर करके रखते हैं तो के ग्लास कंटेनर्स होते हैं। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेंगे कि मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको कोरोड कर देता है, ख़राब कर देता है। इसीलिए एसिड जो है मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं। तो आगे की प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। और तो एसिड की हम छठी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। क्या होती है, जो एसिड होता है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, साल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की इवोल्यूशन हो रही है यहाँ पे। तो एक चीज़ का याद रखना है आपने, एसिड जब है मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, लेकिन प्रोडक्ट जो है सेम ही मिलेगा हमें, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि NaCO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, सॉलिड फॉर्म में है, ये HCl के साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या देता है, NaCl CO2 प्लस H2O। तो मतलब क्या है, देखो NaCl मिल रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और वाटर मिल रहा है। सेम चीज़ देखना यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl जब रिएक्ट करता है तो हमें सेम प्रोडक्ट दे रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो मतलब प्रोडक्ट सेम मिल रहा है। अगर मेटल कार्बोनेट के लिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट उसके साथ रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो मतलब प्रोडक्ट सेम रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। एक चीज़ आपने इसमें गौर करना है कि यहाँ पे CO2 की एवोल्यूशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, अगर इसको हम लाइम वाटर के थ्रू पास करा देते हैं तो क्या होता है, कैसे रिएक्शंस होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करा देते हैं तो लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो हमें क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलती है और उसके साथ में वाटर मिलता है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो है इनसोल्युबल है, वाइट PPT की फॉर्म में ये हमें मिलता है और उसके साथ में वाटर मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर आगे क्वेश्चन को घुमा देते हैं कि जो CO2 है अगर उसको एक्सेस अमाउंट में मतलब ज़्यादा अमाउंट में पास करा दें तो क्या होगा, फिर आगे कैसी रिएक्शंस हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके साथ जो CO2 रिएक्ट करना है, रिएक्ट करके बाकी CO2 जो है बच जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमें कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट तो बना रहा है, साथ में वाटर भी बना रहा है। तो इसके साथ जो CO2 है बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है फिर से इसके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट कर जाएगी और वाटर साथ में ही है, फिर हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखना कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो सोल्यूबल था वाटर में, सॉरी इनसोल्यूबल था, और इसके बाद आप देखेंगे जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है ये सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, मतलब ये वाइट PPT जो बनी थी इनसोल्यूबल अब यहाँ पे सोल्यूबल हो गई वाटर में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो हमने पढ़ी 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी एसिड की। अब हम 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब हम इसकी 7वीं प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या सॉल्ट हमें वाटर देता है। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एसिड का इफेक्ट होता है और जो बेस का इफेक्ट होता है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है, और उसके बाद जो सॉल्ट मिलता है हमें न्यूट्रलाइज सॉल्ट मिलता है। उसमें ना तो कोई एसिडिक बिहेवियर होता है ना ही कोई बेसिक बिहेवियर होता है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है और साथ में वाटर मिलता है हमें, तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर देता है। तो आपने जितनी भी रिएक्शंस पढ़नी है उसके जो एग्जांपल्स हैं आपने रखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि एग्जांपल्स आपको याद रहेंगे तो एक्सप्लेन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, हम 8th प्रॉपर्टीज देखते हैं जब एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है तो आप हमें क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। एक चीज़ का याद रखना, इसमें जब एसिड है चाहे मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, प्रोडक्ट जो है सेम ही रहेगा, सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। जहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ब्लैक कलर का है, सॉलिड में है, और HCl के साथ ये रिएक्ट करके हमें देता है क्या, कॉपर क्लोराइड देता है जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है और बाद में हमें वाटर मिलता है। तो ये ऐसे आप साथ में एग्जांपल्स को भी समझ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। जब एसिड जो होता है मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। इस चीज़ पर आपने ध्यान देना है कि इस चीज़ पर आपने ज़्यादा, कि चाहे मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, प्रोडक्ट जो है सेम है। ठीक है, और उसके बाद जो हम 9th प्रॉपर्टीज़ की पढ़ने वाले हैं, जो एसिड जो है वो सॉल्यूशंस में H पॉजिटिव आयंस देते हैं। H पॉजिटिव आयंस देते हैं क्यों, देखो हम देख लेते हैं। जैसे कि HCl है, अगर एक्वस सॉल्यूशन में वाटर की प्रेजेंस में तो हमें H पॉजिटिव आयंस देगा प्लस Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे। लेकिन जितने भी एसिड्स होते हैं उनका सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस मिलना ये कंफर्म है कि वो मिलना है, यही बताता है उसका एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस मिल जाते हैं। अब जैसे H पॉजिटिव आयंस किस मिल जाते हैं तो इसकी वजह से इसमें सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि जो एसिड सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं बताया क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें आयंस की प्रेजेंस होती है, आयंस की वजह से ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी कि आयंस उसमें होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होते हैं। लेकिन देखो कुछ चीज़ें आयंस पे बेस पे कई बार और भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिन्हें हमें पॉइंट माइंड में रखना है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखिए जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई कंपाउंड नहीं प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसमें कोई आयंस बने। कोई आयंस की ना प्रेजेंस होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, और याद रखना अगर वाटर नहीं है एसिड में तो वो एसिडिक बिहेवियर कोई भी सब्सटेंस उसमें शो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन नहीं होएगी। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन सिर्फ वाटर में ही होती है और एसिडिक बिहेवियर फिर वाटर में ही वो दिखाता है, वाटर में ही पता लगता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और शुरू में हमने पढ़ा कि एसिड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। हमने पढ़ लिया और उसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स क्यों होते हैं ये हम डिटेल में आप जान लेंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें क्या होता है, जो उसके आयंस होते हैं वो सॉल्यूशंस में वाटर में पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाते हैं। जो पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाते हैं, पूरी तरह से आयंस वाटर में घुल जाते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से आयनाइज्ड नहीं होते हैं, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, तो वो वीक एसिड हो जाते हैं, क्योंकि उनके आयंस पूरी तरह से घुलते नहीं हैं तो उसको वीक एसिड की कैटेगरी में रख देते हैं। और भी कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि आपने ध्यान रखना, 1-2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि जैसे कि रेन होती है, रेन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है, क्योंकि देखो जो रेन होती है वो एसिडिक नेचर होती है, उसमें कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं और आयंस की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट कर देती है। और एक पॉइंट और आपने ध्यान में रखना है, कई बार आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है या फिर ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है। देखिए पता क्या होता है, उनका सॉल्यूशन तो होता है लेकिन क्या होते हैं उसमें सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होते, आयनाइज नहीं होते उसमें आयंस नहीं बनते हैं। आयंस ना बनने की वजह से ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो आपने कुछ पॉइंट्स ऐसे याद रखने हैं जो 1-2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। और हमने सारी प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की पढ़ ली है, तो अगली प्रॉपर्टीज़ हम बेस की पढ़ने वाले हैं।